हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृतिकरण। देखा जाए तो संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और ये काफ़ी महत्व रखेगा। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए हर संभव कोशिश किया है कि हर टॉपिक जो है आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम संस्कृतिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में हम इसके जो है विसंस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण का भी एनालाइज करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समक्ष टॉपिक जो आया है वो है संस्कृतिकरण के प्रकार। संस्कृतिकरण के प्रकार अपना जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। जैसे कि नीचे बताया गया है कि संस्कृतिकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं। संस्कृतिकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थिति में हो सकते हैं, या इसे हम सचेत या अचेत इरादों का परिणाम भी कह सकते हैं। यानी देखा जाए, अगर हम संस्कृतिकरण के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो संस्कृतिकरण को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है, एक औपचारिक संस्कृतिकरण और एक अनौपचारिक। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप इसको सचेत या अचेत इरादों का परिणाम भी कह सकती हैं। संस्कृतिकरण की औपचारिकता उस सेटिंग से संबंधित है जिसमें संस्कृतिकरण होता है। संस्कृतिकरण की चेतना का संबंध संस्कृतिकरण के प्रभावित करने बाहरी ताकतों का विचार विमर्श से भी है। यानी संस्कृतिकरण का यहाँ पर देखा जाए चेतना जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखती है वो बाहरी प्रभाव और ताकतों का यहाँ विचार विमर्श होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। संस्कृतिकरण के प्रकार से आप अवगत हो ही गए होंगे कि इसमें संस्कृतिकरण के औपचारिक अनौपचारिक दो स्थितियों को होता है, लेकिन इसमें सचेत अचेत का भी अपना महत्व रखता है। तो हम एक करके उदाहरण के साथ यहाँ पर वर्णन करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। चलिए देखते हैं पहला संस्कृतिकरण प्रकार क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष आ गया है, पहला है औपचारिक संस्कृतिकरण। आखिर औपचारिक संस्कृतिकरण होता क्या है? औपचारिक संस्कृतिकरण वह संस्कृतिकरण है जो विशेष रूप से प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन की गई है और सेटिंग की होती है। यानी एक तरह की प्रक्रियाएं होती है और इसी रूप में डिज़ाइन की गई सेटिंग में होती है। चर्च या स्कूल उन सेटिंग्स के उदाहरण हैं जिनमें औपचारिक संस्कृतिकरण होता है। यानी देखा जाए तो चर्च और स्कूल में बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं उसे औपचारिक संस्कृतिकरण कहते हैं। और एक सेटिंग होती है कि बच्चों को हम किस रास्ते पे और किस राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये संस्कृतिकरण सचेत होते हैं, लेकिन अचेत संस्कृतिकरण भी हो सकती हैं। देखा जाए तो ये संस्कृतिकरण जो औपचारिक है, औपचारिक का मतलब समझ गए होंगे कि जो हम वास्तविक और प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा हो गया। और ये औपचारिक शिक्षा चर्च या स्कूल में सेटिंग की जाती है कि बच्चों को किस प्रकार से हम ले चलें। और देखा जाए शिक्षा के अंतर्गत बहुत से ऐसे जगह हैं
जिसमें बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जाती है, जिसका आप अक्सर न्यूज़ में देखती हो। तो ये सारे चीज़ें औपचारिक संस्कृतिकरण के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम औपचारिक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करें तो ये साफ होता है कि जब एक शिक्षक अपनी कक्षा का नेतृत्व करते हुए द प्लेस ऑफ एग्लेंस कहलाता है या कोई देशभक्ति गीत गाता है, तो एक और उदाहरण तब हो सकता है जब शिक्षक अपने छात्रों को उस युद्ध के बारे में शिक्षित करते हैं जिनमें देश लड़ा था। और अक्सर अब चेत पूर्वग्रह उत्पन्न हो जा सकता है। जो लोगों को इस संघर्ष पर इस तरह के चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी संस्कृति के विरोध पक्ष की तुलना में अधिक सकारात्मक प्रकाश में चित्रित करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक शिक्षक जो अपने छात्र को ज्ञान जो अच्छाई और बुराई का देता है, वो औपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। कि मान लीजिए हम किसी विद्यार्थी को युद्ध के बारे में बता रहे हैं, तो विद्यार्थी भी अपना ओपिनियन देगा, अपना जो है देश के लिए भक्ति भाव प्रकट करेगा और समझेगा कि इसमें लोग कितने कुर्बान हुए। तो ये एक तरह का औपचारिक संस्कृतिकरण है और हो सकता है कि ये बच्चा आगे चल के देश की रक्षा के लिए अपने आप को जो है कुर्बान करने को भी तैयार हो जाए। तो ये औपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत देखा जा सकता है। और इसका औपचारिक संस्कृतिकरण का सबसे बड़ा दायित्व स्कूल और चर्च का होता है, जहाँ पर बच्चों के दिमाग ये सेटल करते हैं। आज देखिए बच्चों के दिमाग में इस तरह से नफरत भरे जाते हैं जो देश के लिए और विश्व के लिए भी खतरे का सबब बनता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो था हिटलर था, ठीक है, जिसने अपने देश के बच्चों में जो है जैब्स के लिए बहुत तरह की घृणा पैदा कर दिया था और बहुत तरह के जो है कुप्रथाओं का भी अनुसरण किया था। तो ये बात गलत होती है। कहते हैं जो सच्चाई है बच्चों को उसी बात को ग्रहण कराइए, गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं कराइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कच्चे मिट्टी के समान होते हैं। आपके बताए हुए एक गलत रास्ता उनके जीवन को तहस नहस कर देता है और आपको तो कुछ जाता नहीं है, जाएगा तो उस बच्चे का या उसके माता पिता को। तो कहते हैं औपचारिक संस्कृतिकरण इसी बात को दर्शाता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल होता है कि बच्चों को अच्छे शिक्षा का ही अनुसरण कराएं। अगला हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या है। उसके पश्चात अनौपचारिक संस्कृतिकरण आ गया, काफ़ी महत्व रखेगा अनौपचारिक संस्कृतिकरण। आपने औपचारिक संस्कृतिकरण तो पढ़ समझ ही गए होंगे। अनौपचारिक संस्कृतिकरण क्या है? देखा जाए तो अनौपचारिक संस्कृतिकरण ऐसी सेटिंग में होता है जो जानबूझकर इसके लिए नहीं बनाई गई है। यानी अनौपचारिक का मतलब है कि जानबूझ के अनौपचारिक के लिए नहीं बनाई गई है। कहते हैं ये देखा जाए तो घर में, प्राकृतिक में या किसी दुकान में या कुछ लोग माता पिता द्वारा दी गई शिक्षाओं को अनौपचारिक संस्कृतिकरण के रूप में देखते हैं। और यह अनौपचारिक संस्कृतिकरण के माध्यम से कि कई बच्चे लैंगिक भूमिकाएं, सामाजिक अपेक्षाएं और जीवन के अन्य पहलू सीखते हैं जिन्हें लोग सामान्य मानते हैं। यानी देखा जाए तो देखिए औपचारिक शिक्षा जो थी स्कूल से संबंधित थी, वहीं पे अनौपचारिक शिक्षा जो है घर से संबंधित है, प्राकृतिक से संबंधित है। यानी देखा जाए तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। माता पिता जैसे आचरण करते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के आचरण को जो है ग्रहण करते हैं। और ये जनरली देखने को मिला है, अगर माता पिता गुस्सा करते हैं तो बच्चों में भी उसी प्रकार की गुस्सा देखने को मिलता है। बच्चे माता पिता की बहुत ही बातों को जो है बहुत बखूबी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं उसी बातों का वो बहुत ही अच्छे तरह से अनुसरण कर लेते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो ये और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। अनौपचारिक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब कोई बच्चा टेलीविज़न देखकर या रेडियो सुनकर ध्वन्यात्मक शब्द सीखता है या विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। एक अन्य उदाहरण तब हो सकता है जब कोई माता पिता किसी बच्चों को इस समय कृपया और धन्यवाद कहना सिखाते हैं। हम देखिए कभी बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं कि बड़े के सामने हमें नमस्कार करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए। तो ऐसी शिक्षाएं हमारे जो हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, अनौपचारिक संस्कृतिकरण के कारण आता है कि ये अनौपचारिक संस्कृतिकरण है जिसमें बच्चों को हम जो है अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं। और ये शिष्टाचार हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी होता है। इसमें आप कभी भी देखोगे किसी से कोई सामान ले गए तो माता पिता कहेंगे कि बच्चे बोलो, आप धन्यवाद उनको कहो, तो बच्चे भी थैंक्स बोलते ही वर्ड है, ठीक है।
कभी कभी कोई सामान लेना हो तो कृपया मुझे सामान दीजिए। तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो है अनौपचारिक संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और यहाँ पर माता पिता की भूमिकाएं महत्व रखता है। इवन आपने देखा भी होगा कि माता पिता ये भी बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तो बच्चों में शुरुआत से ही न रोने की प्रवृत्ति आ जाती है, लड़कों में न रोने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि माता पिता इसी तरह के अनुसरण करते हैं। और देखते ही होंगे कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपको काम करना चाहिए, घर में हाथ बढ़ाना चाहिए, तो लड़की जो है बचपन से ही घर में कोई ना कोई काम करने लग जाती है, और लड़कों कहते हैं कि बाहर जाना है, उनको कमाना है। तो इस तरह की विचारधारा जो है अनौपचारिक संस्कृतिकरण का कारण ही आता है कि माता पिता बच्चों को जैसे शिक्षा देंगे बच्चे वैसे ही ग्रहण करेंगे। कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की हो, कहते हैं जिसको जिस रूप में आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चे उसी प्रकार से बनते जाएंगे। अगर एक लड़की है, अगर आप लड़कों की तरह उसको व्यवहार करते हो, लड़कों की तरह आदत सिखाते हो, तो उसका शरीर बेशक ही लड़की का होगा, लेकिन उसकी आदतें रहन सहन लड़कों की तरह बन जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं औपचारिक शिक्षा जो है बच्चों का संस्कृतिकरण के अंतर्गत माता पिता ही दे सकते हैं और माता पिता ही उस बातों को अनुसरण करा सकते हैं। तो यहाँ पर अनौपचारिक संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हमारे हैं सचेत अचेत। तो देखिए क्या है इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर जो है उज्जवल करने की कोशिश किया गया है। अब देखिए हमारे समक्ष आया है सचेत संस्कृतिकरण। देखा जाए तो ऐसा प्रकार है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। सचेतन संस्कृतिकरण तब होता है जब बाहरी प्रभाव जानबूझकर किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी सचेत संस्कृतिकरण उसे कहते हैं जो कोई बाहरी प्रभाव जानबूझकर आपकी संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर ये औपचारिक संस्कृतिकरण के सेटिंग में होता है। जब हम औपचारिक से जो संस्कृति होती है उसमें हम देने की कोशिश करते हैं। देखिए औपचारिक में आपने स्कूल के बारे में पढ़ा था। अब स्कूल में देखिए अगर नकारात्मक शब्द बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, गलत धारणाएं दी जा रही है, तो ये सचेतन संस्कृतिकरण के अंतर्गत ही होता है कि जानबूझकर आप बच्चों को जो है गलत रास्तों पर और गलत बातों का अनुसरण करवाते हो, क्योंकि है तो औपचारिक लेकिन फिर भी आप अनौपचारिक से भी गलत कार्य करवा रहे हो। हालांकि अनौपचारिक संस्कृति सचेत रूप से हो सकता है, जैसे कि रिश्तेदारी का प्रभाव जो जानबूझकर आपसे बात करते हैं या सामाजिक या धार्मिक नेता को किसी पर सामाजिक सभा में लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सचेत संस्कृतिकरण अनुष्ठानों या अन्य योजना के दौरान भी हो सकता है जो कि समुदाय के एकजुट करने या अधिक सदस्यों को शामिल करने के लिए होती हैं। देखिए सचेत संस्कृतिकरण जो होता है जानबूझकर बच्चों को जो है गलत भावनाएं दिया जाता है। कई बार आपने देखा ही होगा कि माता पिता के रिगार्डिंग जो उनके रिश्तेदार होते हैं गलत भावनाएं पैदा करने लग जाते हैं। माता पिता को गलत शब्दों से उच्चारण करने लग जाते हैं कि आपके माता पिता ऐसे हैं, आपके माता पिता ऐसे करते हैं। तो बच्चों में भी जो है इस तरह का जो है संकेत आने लग जाते हैं कि वो माता पिता से दूर होने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये जानबूझकर किया गया किसी व्यक्ति का आपके विकास को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इसी को हम सचेत संस्कृतिकरण के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे, उदाहरण देखोगे, तो यहाँ है कि जागरूक संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब एक पुलिस अधिकारी या अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति लोगों को उनके समुदाय, राज्य और राष्ट्र के कानून और अध्यादेशों के बारे में शिक्षित करते हैं। या किसी पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, स्कूल या औपचारिक सेटिंग में हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ गलत चीज़ों को अनुसरण करवाएं या आप गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करने लग जाती हो। तो सचेत संस्कृतिकरण यही बात बताती है कि लोगों को बाहरी प्रभाव को जानबूझकर किसी व्यक्ति की संस्कृति को प्रभावित करना जो है सचेत संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अचेत संस्कृतिकरण। देखिए अचेत संस्कृतिकरण तब होता है जब दूसरे के कार्य या शब्द किसी व्यक्ति की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको प्रभावित कर देता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गलत व्यक्ति के पास गए हो, वो गलत शब्दों का उच्चारण करता है और वो शब्द आपको भी प्रभावित करता है, यानी आप भी वही शब्द बोलने लग जाते हो। तो इसका मतलब आप अचेत संस्कृतिकरण को अनुकरण कर रहे हो, यानी सचेत नहीं है, अचेत है, इसमें आप अचेत रूप से इसको जो है ग्रहण कर रहे हो। हालांकि वह जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। यानी मान लीजिए आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो,
आप तो चलिए कोई कारण से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लेकिन बच्चे जो है इसको नेगेटिव लेने लग जाते हैं और वही बात का जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे रिश्तेदार और अन्य समुदाय के सदस्यों को देखकर और उनके कार्य पर ध्यान देकर संस्कृति मानदंड सीखते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बच्चे रिश्तेदार और अन्य समुदाय के सदस्यों को देखकर जो है अन्य कार्य और संस्कृति मानदंड को सीख लेते हैं। हमारी संस्कृति के वे पहलू जो अचेत संस्कृतिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं, अक्सर दूसरे को देखकर सीखे गए पहलुओं के बजाय हमारी संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। तो देखा जाए तो ऐसी संस्कृति जो होती है बच्चों में अनजाने में चला जाता है। हम नहीं चाहते कि ऐसे बातें बच्चे सीखें, लेकिन हम जब लड़ाई या कुछ भी करते हैं तो हम उस समय ये नहीं देखते कि बच्चे हैं आसपास हैं कि नहीं, और इनके कारण बच्चे भी उसी बातों का जो है अनुसरण कर लेते हैं। हमारी संस्कृति के पहलू जो अचेत संस्कृति के माध्यम से सीखे जाते हैं, अक्सर दूसरे को देखकर सीखे गए पहलू के बजाय हमारी संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। यानी ये सब पहलू जो है हमारे जीवन के पहलू बन जाते हैं। अगर इसी बात को हम उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण को एनालाइज करें, तो कहते हैं अचेत संस्कृतिकरण का एक उदाहरण तब होता है जब एक बच्चा परिवार के सदस्यों के कार्य को देखकर संस्कृति मानदंडों और अपने परिवार के मूल्यों और नैतिकता को सीखता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा डॉक्टर का है तो वो अपने फादर या मदर की तरह डॉक्टर ही बनने की कोशिश करने लग जाता है और उसी तरह खेल को में भी सम्मिलित अपने आप को कर लेता है। तो ये अक्सर देखा गया है कि अपने परिवार के मूल्यों और नैतिकता को सीखता है। ये सभी क्रियाएं जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि अनजाने में इन व्यक्तियों के प्राकृतिक कार्य का हिस्सा होता है। बच्चे इन पर ध्यान देता है और उसका पालन करने का प्रयास भी करने लग जाता है। बहुत पहले वह सभी अनजान में इस तरह कार्य करते थे, तो इसे अचेत कहते हैं। इसमें सचेत नहीं अचेत है कि हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी वो सीख लेते हैं और ये प्रभाव पड़ता है। और इसको हम अपने समाज में भी देख सकते हैं कि इस तरह के संस्कृतिकरण का प्रभाव बच्चों में पड़ता है कि अनजाने में ही जो है वो गलत बातों का अनुसरण करने लग जाते हैं, गलत बातों को सीख लेते हैं। इसलिए साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि माता पिता को अपने बच्चों के समक्ष कभी भी गलत शब्दों का, गलत बातों का जो उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह भी जाता है, उस समय उसको ना तो इस बातों का अनुसरण रहती है ना समझ रहती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को हम सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो इसमें सम्मिलित होना चाहिए कि बच्चों के समक्ष कुछ भी गलत चीज़ें का अनुसरण न करें, नहीं तो ये बच्चों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और अचेत रूप में उन बातों को वो सीख लेंगे जिन बातों को आप सिखाना नहीं चाहते हो। तो ये अचेत संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। अब हमारे समक्ष इनकी सीमाएं आएंगी। चल देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक आया है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के कई सीमाएं भी हैं। देखिए कोई चीज़ होता है तो उसकी कुछ सीमा होती है, कुछ विचारधारा की लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण की भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। कहते हैं यह केवल सामाजिक संस्कृति गतिशीलता की व्याख्या करता है और वो भी बहुत सीमित तरीके से। यानी देखा जाए तो यह सामाजिक संस्कृति गतिशीलता की व्याख्या करता है लेकिन सीमित तरीके से। इसका भी सीमा लिमिट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि प्रोफेसर श्रीवास्तव इस तथ्य के बारे में स्पष्ट नहीं है कि क्या एक निचली जाति समग्र रूप से उच्च स्तर तक जाती है या केवल एक विशेष जाति को संस्कृतिनिष्ठ परिवार का एक समूह की जातियों के अन्य परिवार के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। देखिए श्रीवास्तव इस बात का तात्पर्य स्पष्ट नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक संस्कृतिनिष्ठ परिवार का एक समूह दूसरे परिवार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से जो है संस्कृति संपन्न है, जो उच्च कोटि का है, तो क्या ये निम्न कोटि में जा सकता है? श्रीवास्तव ने इन बात के तथ्य को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये बात सच है। ऐसा हो सकता है कि एक संस्कृतिनिष्ठ परिवार के व्यक्ति जो है एक निम्न जाति में जा सकता है, और हमने देखा भी है कि एक उच्च जाति के व्यक्ति जो है निम्न जाति के व्यक्ति से रिश्तेदारी करते संबंध स्थापित कर लेती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हुआ है। आपने देखा भी होगा कई तरह के विवाह होते हैं, उनमें से एक विवाह ये भी है कि उच्च जाति के जो है पुरुष निम्न जाति की औरतों से मैरिज करते हैं और नीचे जातों में मिश्रित हो जाते हैं।
पहले के समाज में ऐसा था कि उच्च जाति के व्यक्ति जो है निम्न जाति से शादी करने के कारण वो अपने परिवार, अपने समाज से बहिष्कृत हो जाते थे और कहीं अलग ही अपना संसार बसाने की कोशिश करते थे और बाद में उनको निम्न जाति के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके कारण ये निम्न जाति में कहलाने लगे। बेशक श्रीवास्तव ने इस बात को नहीं तथ्य को रखा, लेकिन ये देखा जा सकता है वो इस तथ्य के बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि जब कोई जाति आगे बढ़ती है तो क्या रिक्त स्थान का क्या होता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रीवास्तव ने बात जो छोड़ दी थी कि अगर कोई जाति आगे बढ़ता है लेकिन जो रिक्त स्थान उसके जगह पर छूट जाता है, क्या उसकी भरपाई हो पाती है? तो संभवतः ये हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़ दिया, जैसे माता पिता में बड़े बेटे ने जो है माता पिता को छोड़ कर चले गए, तो उसके जगह पर हो सकता है कि उसका दूसरा बेटा ले ले, सारे परिवार को संभाल ले। तो ये बात कोई गलत नहीं रहती है। अगर एक व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति जरूर अपनाने की कोशिश करेगा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृतिकरण की अवधारणाओं की सीमाओं के अंतर्गत बात आती है। यदि अगली पॉइंट की तरफ हम देखें तो कहते हैं वो व्यवसायिक गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में चुप रहे, क्योंकि संस्कृति समूह नए स्थान पर व्यवसाय अपनाता है या वही पारंपरिक व्यवसाय अपनाता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में वो चुप रहे। इसलिए चुप रहे कि उनका मानना था कि कहते हैं संस्कृति निज समूह नए स्थान पर व्यवसाय अपनाते हैं या वही परंपरागत व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीवास्तव जो थे व्यवसाय गतिशीलता और श्रम विभाजन के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीची जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के रीति रिवाज, परंपराओं और प्रथाओं का पालन करते हैं, लेकिन उच्च जाति के लोगों को ये सभी तत्व आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा आदि जैसी विभिन्न ताकतों के कारण कमजोर स्थिति में ले गया है। इसलिए इन तत्वों का अनुकरण करने में भ्रम है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज आधुनिक युग में जो है हमने आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा आदि की जैसी विभिन्न ताकतों ने उच्च जाति की स्थिति को जो है कमज़ोर कर दिया है। आज देखा जाए तो उच्च जाति के लोग जो है निम्न जातियों में कन्वर्ट हो रहे हैं और निम्न जाति के लोग जो है उच्च जाति में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण शिक्षा का जो है प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आज वही व्यक्ति उच्च रीति रिवाज, उच्च परंपराएं, प्रथाओं का पालन कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है और आगे जो है उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो आजकल असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। यानी आज देखा जाए तो असंस्कृतिक प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक हमें हर समाज में देखने को मिलता है कि हर समाज जो है किसी भी समाज में जाने से अच्छा वो अपने ही समाज में रहना, खुश रहना जानता है। उसके पश्चात देखें तो प्रभुशाली जातियाँ निम्न जाति के समूह को अपने स्थान पर पहुँचाने की अनुमति नहीं दे सकती है। तो ये बात भी सत्य है कि उच्च जाति के लोग जो है निम्न जातियों के लोग को अपने औकात में नहीं बैठाना चाहते हैं, अपने जो है अपने रुतबा पे नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि समूह को अपने स्थान पर पहुंचाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को किसी प्रकार का मदद नहीं करते कि वो अच्छे रहन सहन में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये सब प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ये सब सीमाएँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आगे करें तो देखा जाए तो यह एक संस्कृति परिवर्तन है जिसे समाज स्तर के जो है ऊपर उठाने की बहुत कम गुंजाइश बच जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह एक संस्कृति परिवर्तन है जिससे समाज स्तर को ऊपर उठाने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। हालांकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के जटिल पैटर्न को समझने में बहुत सहायक है। देखा जाए तो संस्कृतिकरण जो श्रीवास्तव ने यहाँ पर दिया था भारतीय संस्कृति की जटिल परिस्थिति को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर संस्कृतिकरण अपनी महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा संस्कृतिकरण की जो ये पैटर्न थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण महत्वपूर्ण है और आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। कहते हैं निम्न जाति के लोग भी उच्च जाति के रहन सहन में अपना समय बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर रहती है वो है शिक्षकों की और परिवार के माता पिताओं को कि जो बच्चों को जो है अच्छे अनुसरण कराएं,
बच्चों को जो है गलतफहमी या जानबूझ के भी या अनजाने में भी बच्चों के गलत शब्दों का उच्चारण न सिखाएं, क्योंकि संस्कृतिकरण का प्रभाव अचेत सचेत भी अचेत दोनों रूप में होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक तो होता ही होता है। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपान स्टडी सेंटर की मदद रखना चाहते हो, ठीक है, मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हर समक्ष अग्रसर है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ शायद कहीं भी आपको न मिले। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।